चलिए, हाँ जी। आज गला बढ़िया चल रहा है सुबह से। आज गले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ थोड़ी सी ठीक ही रखें आप। कभी भी गले में दिक्कत हो सकती है ना। चलो एक बार बंद करिए कॉपी वगैरह, कॉपी वगैरह बंद करिए। चैनल टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों आपने ज्वाइन कर लिया होगा। जिसने ज्वाइन नहीं किया उसको पाप लगेगा, ठीक है। चलो, हमने क्या पढ़ा है? क्या हुआ, चला क्यों नहीं? कांग्रेस के अधिवेशन, है ना। हमने क्या देखा है? कांग्रेस के अधिवेशन, यही चल रहा था ना। इसमें हम लगभग कहां तक के पढ़ चुके थे? 1939 वहां तक देख लिया था, है ना। चलो 1939 तक का देख लिया था, ठीक है। चलिए, घर जाकर आप लोगों ने पढ़ा एक बार इनको? ईमानदारी से हाथ रख, दिल पे हाथ रख के बोलना कहाँ पढ़ा है। अगर झूठ बोल गया ना, देख लेना फिर रात को सपने में भूत आएगा तुम्हारे। हाँ, ये तो नहीं है कि सर सपने में तो भूत तो नहीं आता, कुछ और ही आता है। चलो चलो, कुल मिला के तुमको नींद नहीं आएगी, है ना। ये चलो बताओ मुझे एक बार, अब तक जितने भी हमने अधिवेशन पढ़े हैं, कल मैंने एक प्रॉपर वो बनाया था कि आपकी वो लिखा था कुछ ऐसा, है ना। 1885 पढ़ा क्या? 86, 87, 88, 89, 90, 96 पढ़ा। 1906 5 भी पढ़ा। 5, 6, 7, 11, 16, 16 के बाद 17, फिर 23, अच्छा 20, 20 में 2, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 29, फिर उसके बाद 31, फिर 32, 33, 36, 37, 38, 39। इसका मतलब तो याद है आपको? इसका मतलब थोड़े बहुत तो याद है। चलो खोल लो कॉपी, अभी नहीं पूछूंगा, अभी तो पढ़ के आए आप। अभी के लिए तो आप तैयार हो, मैं तब पूछूंगा जब आप एकदम मस्त होंगे, फिर प्रश्न पूछूंगा मैं। 2 अधिवेशन और रह रहे हैं, 2 या 3, लास्ट वाले लिखने, वो लिख लें जिंदाबाद, ये काम कंप्लीट हो जाए अपने, ठीक है। 2 या 3 अधिवेशन। 1939 आखिरी था, 1939 आखिरी था जो अपन ने देखा था। त्रिपुरी, बहुत बढ़िया। गए कभी? नहीं। चलो सुनो, कांग्रेस के 2 अधिवेशन जिनकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। कितने अधिवेशन है? 2। कौन कौन से? 1938 और 1939। 1938 का कहाँ होता है? हरिपुरा। और वहां पर 2 बातें हमने देखी है, एक तो प्रजामंडल को समर्थन दिया जाता है, और एक प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। 1939 का जो अधिवेशन है वो हुआ त्रिपुरी में। त्रिपुरी में गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस के सामने चुनाव कौन लड़ना चाहता था? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, मामला ठीक था, लेकिन पट्टाभी चुनाव हार गया, सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। अब सुनो, सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने काम करने नहीं दिया तो उन्होंने त्यागपत्र दिया। अध्यक्ष फिर कौन बने? ये क्या कहलाया? त्रिपुरी संकट। क्या कहलाया? बाद में सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक नया पार्टी बनाया, कौन सा? द फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। कल एक वीडियो देखा था, हाँ, ऐसे वीडियो मैं तुमको दिखाता रहूंगा समय समय पर, ठीक है। चलो आगे चले, यहां तक की बातें कर ली थी। लास्ट 2 या 3 अधिवेशन और रह रहे हैं अपने, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अधिवेशन काम का है, जो हमको ध्यान रखना है, वो है 1940 का। कब का है? 1940। 1940 का अधिवेशन कहाँ होता है? कहाँ होता है? रामगढ़। और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो मौलाना आज़ाद। अध्यक्षता कौन करते हैं? अच्छा, मौलाना आज़ाद के बारे में हमने और भी कुछ पढ़ा है क्या? क्या पढ़ा? सबसे युवा 1923 में बने। कहाँ हुआ? दिल्ली, है ना, 35 साल की उम्र में। बहुत बढ़िया। अब सुनो, यहाँ पर काम की बात क्या है?
है ना। चलिए अब सुनिए यहां पर 1940 का अधिवेशन होता है रामगढ़ में, जिसकी अध्यक्षता मौलाना आजाद करते हैं। लेकिन उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे रहते हैं, सिचुएशन थोड़ा सा उटपटांग था कि अगले 6 सालों तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए। 40 में अध्यक्ष बने मौलाना आजाद, उसके बाद 41, 42, 43, 44, 45 तक कोई अधिवेशन कांग्रेस का हुआ ही नहीं। अगला अधिवेशन होता है वर्ष 1946 में। कब होता है? वर्ष 1946 में। समझना पहले, है ना। कहां पर होता है? कहां पर होता है? मेरठ में होता है। और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जेबी कृपलानी उनकी अध्यक्षता करते हैं। मेरा जो प्रश्न आपसे कहने का है, पूछने का जो प्रश्न है कि 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके बाद अगला अधिवेशन हुआ ही नहीं, 1946 में हुआ। कितने साल का अंतर आ गया? 6 साल का अंतर आ गया, है ना। कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति भी यही हैं, 6 साल तक अध्यक्ष रहे। क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि जब तक अगला अधिवेशन नहीं होता तब तक अभी जो अध्यक्ष है वही अध्यक्ष माना जाता है, या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और यह अधिवेशन आमतौर पर कब हुआ करते थे? आप सभी लोग जानते हैं कब हुआ करते थे। अगला कब होगा? 1947। समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब अगला कब होगा? 1947। कब? दिसंबर। अब मुझे बताओ क्या दिसंबर 1946 से दिसंबर 1947 के बीच में भारत को आजादी मिल गई क्या? क्या इस समय भारत को आजादी मिल गई? क्या नाम है आपका? हाँ, कालू, खालू, खानू। अरे जानू और खानू है, दो नाम बड़े जोरदार हैं। थोड़ा इधर खिसको ना। हाँ, थैले यार अलग रख दिया करो ना, कहीं इतना बड़ा पोडियम है यार, इधर जमा दिया करो ना। कोई उधर जाता ही नहीं, क्योंकि ये पहुंचने नहीं देता। तार यहां से आने के बाद क्या देता है? रुक जाओ। देखो ये जगह खाली रहती है कि नहीं? यहां रख दिया करो जी। 2 घंटे तक तो थैले में से कुछ नहीं लेना, या कुछ चलाने रहता है तुम्हारे मंदिर की मशीनें कि खाते रहते हो, नहीं ना, रख दिया करो यार उधर। ठीक है खानू, चलो आगे चलो। अब सुनो अब यहां देखो, यहां पर हमको क्या मिली? आजादी। कब मिल गई? 1947 में, 15 अगस्त को। अब मेरी एक छोटी सी बात का जवाब दो, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, कोई बीच में नहीं बोलेगा। भारत की आजादी के समय, आजादी का मतलब मैं बात कर रहा हूं 1947 की। इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मुझे इस बात का जवाब दिया जाए। दीपशिखा, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, मैं बाहर फेंक दूंगा खिड़की से। हाँ, अभी मैंने बोला वो सुना आपने? नहीं सुना ना, इसीलिए आपसे पूछा। चलिए, हाँ जी, राम, जेबी कृपलानी। मैंने क्या कहा कि भाई अभी जो अधिवेशन हुआ है दिसंबर 1946 में, जब तक अगला सेशन नहीं होगा तब तक यही व्यक्ति अध्यक्ष माना जाएगा। हाँ या ना? सही बात है। और इसी के बीच में देखो हमको आजादी मिल गई। तो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होंगे? जेबी कृपलानी। थोड़ा पढ़ने में सुनने में अटपटा लगता है, क्योंकि जेबी कृपलानी को तो 1946 में बनाया, आजादी 1947 में मिली, तो ये अध्यक्ष कैसे? तो एक बात ध्यान रखना, जब तक अगला अधिवेशन नहीं होगा तब तक वर्तमान व्यक्ति जो है, अभी जो अध्यक्ष है वही अध्यक्ष रहेगा। जैसे मैंने इधर भी बताया था, सबसे ज्यादा समय के लिए अध्यक्ष रहे हैं, सर्वाधिक समय के लिए 6 वर्ष के लिए, है ना। एक्चुअली सर्वाधिक समय के लिए अध्यक्ष बने। यहां पर दिक्कत क्या हुई? कांग्रेस का अधिवेशन ही नहीं हुआ, तो जो अध्यक्ष थे कह दिया यही है लगातार, है ना। तो याद रख लीजिएगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। क्यों थे, ये वाली बात क्लियर है। चलें आगे। और ये एक आखिरी अधिवेशन है जो अपने को देखना है, जो आजादी के बाद हुआ। कहां पर? जयपुर में, अपने यहां हुआ। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की? पट्टाभी सीतारमैया। गांधी जी बनवा कर ही माने पट्टाभी सीतारमैया को, है ना। तो पट्टाभी सीतारमैया ने जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की 1947 में। क्लियर है ये वाली बात? तो ये 3 फैक्ट और लिखने थे। ये मैंने क्या बताया था, सिचुएशन समझ आया ये वाली बात, है ना। इधर मैंने क्या बताया, सर्वाधिक समय वाला बात क्लियर है।
दोनों तीनों बातें याद रख लेना, ठीक है। चलो चले आगे, लिखना स्टार्ट करिए। स्केल माप करके लिखोगे? 2-2 सेंटीमीटर के हिसाब से रेखाएं खींचना। हाँ, अगला लिखो 1940। 1940 1940 रामगढ़। शोले देखिए। हाँ, शोले में बसंती जहां की थी रामगढ़ की, ठीक नहीं थी बसंती? हाँ आशुतोष बाबू, बसंती रामगढ़ की ही थी या कहाँ की थी? ठीक है चलो, विशेष में बसंती लिखना है। चलो इधर मौलाना आजाद लिखा है क्या? लिखो सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष पद पर रहे। सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष पद पर रहे। हाँ जी, सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष पद पर रहे, ठीक है। सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष पद पर रहे। फिर लिखिए 1946 मेरठ। मेरठ 1946 में कहां होता है? मेरठ में होता है। अध्यक्ष लिखिए, मतलब आगे अध्यक्ष लिखिए जे बी कृपलानी। केवल कृपलानी को ही नहीं लिखेगा, जे बी कृपलानी लिखेगा पूरा नाम, ठीक है, याद रखना। आगे लिखो डैश करके, क्या लिखेंगे विशेष में? आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। खूब सारी बार ये बात पूछ ली जाती है। शाम आजादी सोम आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। मन लग रहा पढ़ाई में? सोम और एक आखिरी लिख दीजिए 1947। आखिरी लिख लीजिएगा 1947 1947। कहां हुआ? अपना जयपुर। खुश हो जाओ, आजादी के बाद ही सही, किसी ने तो अपना माना। हाँ जी, परेशान क्यों लग रहे हैं आज? हैं, आपकी मन स्थिति ऐसी कह रही है। चलो चलें आगे चलें, बस इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, हो गया जो लिखना था, जो सारा ही काम छोड़ दो। आज़ादी के बाद अध्यक्ष हैं, देख लेना, पर नहीं लिखना है, वो आप अंडरस्टूड समझ जाओगे। दिसंबर में हुआ करते थे अधिवेशन, ठीक है। चलो अब आपको दिए जाते हैं पूरे 2.5 मिनट। आप सारे अधिवेशन पढ़ लो एक बार। आवाज नहीं करें, मैं फिर कह रहा हूं, चुपचाप ये जो पढ़ाया वो एक बार पढ़ लीजिए, मैं एक बार पूरा सारा रिवाइज करा दूंगा आपको, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
पढ़ लिया पूरा? पढ़ो जल्दी से। कोई छूटा तो नहीं? छूटा कोई सा? देखो एक बार, तो छूटना तो नहीं चाहिए। क्यों, है ना 96 है जी। अच्छा, एरो 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 एरो, सही कह रहे हो। बताऊं मैं आपको कि ये चल कैसे रहा है? ऐसे। अब ठीक है? एक दिक्कत आ रही थी, कहां से कहां जा रहे हैं। अब देख लो, वो सांप सीढ़ी ऐसी चलती है। चलो, हाँ चलो, पढ़ लिया क्या सारे अधिवेशन? विशेष नहीं पढ़ना, कोशिश करना एक बार, पहली बार में हम केवल और केवल जगह याद रखने की कोशिश करें, दूसरी बार में हम इनके अध्यक्ष याद रखने की कोशिश करें, और तीसरी बार में इनके विशेष या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, है ना। इसलिए तनाव नहीं लेना। पहली बार मैंने कुछ डेटा लिखा है आपके लिए, अगली बार में मैं जो ये जगह वाला जो डेटा है वो मिटा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम ओवरऑल तरीके से इनके ऊपर चर्चा करेंगे। एक बार देख लीजिए, आप सारी चीजें क्लियर है ना? चलो बंद करो एक बार कॉपी पूरी। बहुत इजी है, एक या दो बार अगर आप पढ़ोगे इसको तो चीजें ठीक लगेगी, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझ में आने और नहीं आने जैसा। और मैंने आपको पहले भी बताया था, हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसमें मुझे अभी अधूरा है ना। हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसमें समझने जैसा कोई लॉजिक है नहीं। 10 प्रश्न आते हैं, आप 10 सही कर सकते हो, क्योंकि पढ़ना है ढंग से। दिक्कत कहाँ होती है? हमारे पास ढंग का मटेरियल नहीं होता है ना। लेकिन ढंग का मटेरियल आपके पास, हम जो लिखवाते हैं वो ठीक ठाक है। आप अगर उनको पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक लगता है, आपकी परीक्षाओं में इनमें से बाहर से प्रश्न नहीं आता है, बशर्ते आपको आ जाए, है ना। नहीं तो अभी परीक्षा हुई थी, अभी पढ़ाया पुराने वाले, उनके नोट्स देख लेना, प्रश्न कितने का आए कि नहीं आए जो, है ना। उनमें कोई दिक्कत नहीं, मैटर आपके पास बढ़िया है, बस आपको उसको पढ़ना है। ये दिक्कत जो आपको होती है वो भी क्लियर कर दी। अब आपको इनको ढंग से पढ़ना है, समझ लेना है, ठीक है, कि कहां कहां पर क्या क्या घटना है। देखिए 1885 की अगर मैं बात करता हूं तो 1885 में कांग्रेस की क्या हुई? स्थापना। कब हुई? 1800। अगर मैं आपसे डेट पूछता हूं तो क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर 1885। दिख रहा है आपको? दिक्कत नहीं किसी को, किसी भी प्रकार की कोई तनाव? ठीक है, चलो। पहला अधिवेशन कहां होता है? बॉम्बे में, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा कहां होता है? कलकत्ता। अध्यक्षता कौन करते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WCB, है ना। दूसरे की अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तीसरा 1887 कहां होता है? इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। बताया कौन करते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा कहां होता है? इलाहाबाद। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल। गेल मत लिख लेना, जॉर्ज यूल, याद रखना। चलिए 1889 कहां होता है? बॉम्बे। अध्यक्षता विलियम बैडरबर्न, WBB, ठीक है, याद रखिएगा। 1890 का कहां होता है? इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता। 1896 का कहां पर है? अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी। याद आया कुछ?
रहमतुल्ला सयानी। 1905 बनारस, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, बताया था। 1906 कहां पर? अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। 1907 का सूरत, अध्यक्षता घोष। बोस मत बोल देना, रास बिहारी बोस, घोष। बोस नाम आए क्रांतिकारी, घोष आए तो समझ जाना नेता। ठीक है, चलो। 1911 कलकत्ता, कौन? बिशन नारायण धर, कौन? बिशन नारायण धर, पंडित तो रहने दो। 1916 कहां होता है? लखनऊ, अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार, बता चुका हूं, अंबिका चरण मजूमदार। 1917 का कलकत्ता, कौन? एनी बेसेंट। ठीक है। 1920 में 2, ठीक है, और एक नागपुर। ठीक है, चलिए बताइए मुझे, कलकत्ता की लाला लाजपत राय और इधर नागपुर की विजय राघवाचारी, वी राघवाचारी। ठीक है, फिर बताइए 1923 दिल्ली, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1924 बेलग्राम, कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। 1925 कानपुर, कानपुर में सरोजनी नायडू। याद रख लेना, जहां गांधी जी होंगी वहां सरोजनी होगी, गलत नहीं देखे, है ना? हाँ, जहां गांधी जी होंगे वहां सरोजनी नायडू होगी। ठीक है, चलिए। 1929 का लाहौर, कौन? जवाहरलाल नेहरू। 1931 का कराची, कौन? सरदार वल्लभ भाई। 1932 का दिल्ली, कौन? अब तो जोड़े हैं, मदन मोहन मालवीय, लेकिन कौन था? अमृत रणछोड़ दास गट्टानी। और यहां पर कलकत्ता में कौन? नेल्ली सेन गुप्ता। किसकी जगह? मदन मोहन मालवीय। यानी यहां पर इन दोनों पे, इन दोनों जगह 32 और 33 में अध्यक्षता करनी किसको थी? मदन मोहन मालवीय को अध्यक्षता करनी थी। एम एम एम, लेकिन ये ट्रिपल एम कहां थे? जेल में। इसीलिए अध्यक्षता किसने की? यहां पर अमृत रणछोड़ दास गट्टानी और इधर नेल्ली सेन गुप्ता। फिर देखो इधर 1936 का कहां है? लखनऊ, कौन है यहां पर? जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर यहां पर भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, 38 और 39 में कौन? सुभाष चंद्र बोस। यहां पर कौन है? लेकिन सुभाष चंद्र बोस के बाद में कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। 1940 रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1946 जे बी कृपलानी, याद रह जाएगा क्या? और 1947 में पट्टाभी सीतारमैया। क्लियर है? तो याद रख लेना, वर्ष काम का है, स्थान काम का है, अध्यक्ष काम का है। क्लियर है ये बातें? एक बार दोबारा से देख लो, फिर मैं मिटा देता हूं इसको, फिर तुम देख लेना तुम्हारे हिसाब से। एक बार घर जाके इसको 10 मिनट में इसको उतारने की कोशिश करना, घर जाकर आपको बहुत सारी बातें याद हो जाएगी। नहीं हो तो कल और मैं रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, वो अपन कल देख लेंगे। बाकी एक बार इसको कोशिश करना कि ये आपको याद रह जाए पूरा। लगभग जितने अधिवेशन अपन ने पढ़े उनमें से इंपॉर्टेंट बातें अपन ने यहां लिख दी। ठीक है, अब सुनो इधर काम की बात। एक मसला तो ये हो गया अपना। फिर हम बात करते हैं यहां पर, सुनिए, फिर यहां पर बात करते हैं अपन इनके बारे में जो विशेष बातें हैं, एक बार वो देख लेते हैं, है ना? जितने भी अधिवेशन हैं उनके बारे में विशेष जो बातें हैं एक बार वो देख लेते हैं। चलो देखो, यहां पर हमने देखा 1885 में कि कांग्रेस में यहां पर दो बड़ी बातें हुई। सबसे पहली बात कौन सी थी? कितने सदस्यों ने भाग लिया?
कितने प्रस्ताव रखे, लेकिन एक भी प्रस्ताव किसानों के बारे में नहीं था, बताया मैंने। चलो फिर बताओ 1986 कलकत्ता, क्या किया हमने यहां पर? पहले फारसी अध्यक्ष, मद्रास पहले मुस्लिम अध्यक्ष, इलाहाबाद पहले अंग्रेज, बॉम्बे वापस विलियम वेडरबर्न, क्या किया? ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी और 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की। क्लियर है? ये इन्हीं को पढ़ाया क्या? 2-4 लोगों को ही है, तुमको नहीं पढ़ाया? अच्छा बोल रहे हो? अच्छा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे अपन? नहीं नहीं, ऐसे तो मत करो। हाँ सुनो इधर, चलो फिर मुझे बताओ 1990 कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता, क्या हुआ? कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया, पहली महिला ग्रेजुएट कलकत्ता विश्वविद्यालय की, याद रखिएगा, ठीक है। 1896 क्या हुआ यहां पर? वंदे मातरम गीत गाया गया। 1905 स्वदेशी को स्वीकार किया गया। 1906 4 प्रस्ताव, कौन कौन से? स्वदेशी, स्वराज, आधे तो शुरू में तो जोश था, स्वदेशी, स्वराज, फिर तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। अच्छा 1907 कहां पर? सूरत, है ना। अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष। क्या हो गया? विभाजन। जूत किसके पड़े? फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पड़े किसके पड़े? इनके ही पड़े, दोनों के। उन्होंने तो, वो तो मारने वाले थे, वो तो आखिरी लोग थे, है ना। 1911 का कलकत्ता, पंडित बिशन नारायण धर पहली बार क्या गाया? जन गण मन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, है ना, अंबिका चरण मजूमदार, क्या किया यहां पर? लखनऊ समझौता, गरम दल का नरम दल में विलय और कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता। अच्छा 1917 पहली महिला एनी बेसेंट। 1920 में कितने? एक विशेष और एक, अच्छा विशेष की अध्यक्षता किसने की? लाला जी ने, और सामान्य की विजय राघवाचारी ने। चलो 1923 कहां होता है? दिल्ली, अध्यक्षता मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सबसे युवा अध्यक्ष, ठीक है। 1924 बेलग्राम, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, और किस पर बल दिया? हिंदी। किस पर? हिंदी। अपनी हिंदी हो जाएगी नहीं तो ध्यान रख लेना। चलो 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू, क्या है? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। महिला को तो याद रखो। चलो आगे 1929 का होता है लाहौर, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज की मांग। और अगले साल कब? 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? रावी नदी के तट पर। रावी भूल गए थे, है ना, थैंक यू। चलो 1931 का कहां होता है? कराची, अध्यक्षता सरदार पटेल। अच्छा वो काले झंडे कौन दिखाता है? किसकी है? नौजवान सभा, भगत सिंह की। और गांधी जी क्या देते हैं नारा, भाषण? गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, है या नहीं? याद रख लेना तुम, ठीक है। अगला 1932 और 33, अध्यक्षता करनी किसको थी? मदन मोहन, लेकिन दोनों बार मालवीय साहब कहां थे? तो पहली बार में किसने की? अमृत रणछोड़ दास गट्टानी, अमृत गट्टानी, याद रह जाएगा क्या? अमृत गट्टानी। अच्छा, और 1933 में किसने की? नेल्ली सेन गुप्ता, है ना, नेल्ली सेन गुप्ता ठाली थी, कोई काम नहीं था तो अध्यक्षता कर ली, तो याद रख लेना नेल्ली सेन गुप्ता, ठीक है। 1936 कहां हुआ अध्यक्षता? अच्छा इस समय किसान सभा का भी सम्मेलन चल रहा था क्या, जिसकी अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती, है ना, याद रखना। 1937 का कहां होता है? फैजपुर, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। एकमात्र कहां होने वाला? गांव में होने वाला। चलो 38 और 39 दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस। 1938 का कहां पर है? हरिपुरा। कितनी बातें? कौन कौन सी?
प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन दिया और योजना समिति बनाई जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। चलो 1939 का कहां होता है? त्रिपुरी। री त्रि, देखो है ना, री दिख रहा है पीछे, री, रा नहीं, त्रिपुरी। अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इन्होंने त्याग पत्र दिया तो फिर किसने की? राजेंद्र प्रसाद। 1940 में किसने की अध्यक्षता? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबे समय तक रहे, है ना। 1946 में किसके द्वारा की अध्यक्षता? जेबी कृपलानी के द्वारा, है ना। आजादी के समय कौन थे? और सबसे अंतिम हमने लिखा जयपुर में हुआ जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया, है ना। अगर आपने ढंग ढंग से ऐसा फोटो बना लिया तो इसमें से बहुत सारी बातें आपको याद हो जाएगी। और आपके पास अगर हो मोटा कागज तो उसमें और बढ़िया बनाना, उनमें कोई काम की बातें इधर लिख देना। मैं पहले लिखने वाला था लेकिन फिर मैंने नहीं लिखा, ठीक है। कुछ काम आप भी तो कर लो घर जाके, है कि नहीं। सभी मैं ही कर दूं तो फिर क्या करोगे? सही बात है ना सीमा जी, करना पड़ेगा। चलिए आगे चलें। यहां तक की बात क्लियर है जो मैंने बताई? एक बार इनको रिवाइज कर लेना घर जाके, कर लोगे क्या? ऐसा कैसा घर जाकर बना लेना, 5 मिनट लगेगा, तुमको सारी बातें याद आ जाएगी, है ना। ऐसा नहीं हो कि तुम इनको लिखते समय कुछ और याद कर लो, है, या किसी और को याद कर लो। ध्यान रख लेना, ऐसी याद करना, ठीक है। चेता ठिकाने रखना। चलें आगे, चलो। अब हेडिंग डालो अन्य प्रमुख तथ्य। नरमदल गरमदल सब ठीक है। अन्य प्रमुख तथ्य। हाँ भाई सोम, हाँ जी, स्वास्थ्य अभी भी खराब है, हैं? नरमदल व, अरे नरमदल गरमदल तो कहां से आ गया? अरे नहीं नहीं, अन्य प्रमुख तथ्य। लिखो अन्य प्रमुख तथ्य। लिखा क्या? अन्य प्रमुख तथ्य लिखिए। सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले लिखिए पहला पॉइंट करके लिखिए, सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनने वाले सदस्य, यानी सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, उनके बारे में हमको देखना है कि ज्यादा बार कौन बने। लिखा सही, यानी सर्वाधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले। इसको अंडरलाइन करके 3 एरो बना दो। इसको अंडरलाइन करके क्या बना दो? 3 एरो बना दो। सबसे पहले लिखो मदन मोहन मालवीय, 3 एरो बना दो। पहले में लिखो मदन मोहन मालवीय, पहले में लिखो मदन मोहन मालवीय। क्या लिखोगे? मदन मोहन मालवीय। चले आगे। मालवीय साहब अध्यक्ष बने 4 बार। कितनी बार? 4 बार। मदन मोहन मालवीय 4 बार। लिखो, लिखो इनके नीचे 1909, नीचे फिर लिखो 1918, 1909, 1918, 2 आप लोग जानते ही हो, 32 और 33,
बनाया इनको था, बने नहीं वो अलग बात है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। हाँ, नाम तो इन्हीं का है जी, ठीक है, याद रह जाएगा क्या? कितनी बार बने? 4 बार, ठीक है। चलो फिर लिखो आगे, लाइन ड्रॉप करके दूसरे नंबर पर लिखो क्या नाम, दादा भाई नौरोजी। दूसरे नंबर पर लिखो दादा भाई नौरोजी, 3 बार। क्या लिखा? दादा भाई नौरोजी, 3 बार लिखा। लिखो सबसे पहले 1886, 1886, 1893 और 1906। 1893 आपको नहीं लिखवाए, लेकिन अध्यक्ष बने, आपको सारे थोड़ी लिखवाए, है ना? 3 बार, 1886, 1893 और 1906, 3 बार अध्यक्ष बने, ठीक है। चलो फिर लिखो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। वो तो आपको दिख ही रहा है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार? 3 बार। कब कब? 1929, 1936, 1937। लिख लो। नाइनटीन 29, 1936, 1937। चले आगे, क्लियर है ये वाली बात? चलो चलिए अब लिखिए यहां पर, ये तो हो गया पहला पॉइंट, ठीक है, कि कभी पूछ ले कि कौन ज़्यादा समय के लिए अध्यक्ष बने और कौन कितनी बार अध्यक्ष बने, तो ये देख लेना। 2-2 बार तो बने हैं, उनके बारे में ध्यान नहीं रखना। ज़्यादा बार कौन बने तो ध्यान रखना, मदन मोहन मालवीय, उससे ज़्यादा बार सरदार दादा भाई नौरोजी, और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 3-3 वाली बात याद रह जाएगी क्या? देख लेना इनको एक बार, ठीक है। चलो अब लिखिए कांग्रेस के संबंध में या कांग्रेस से संबंधित प्रमुख कथन, कांग्रेस से संबंधित प्रमुख कथन या कांग्रेस के बारे में प्रमुख कथन कौन कौन से हैं वो हमको देखने, किस किस ने कांग्रेस के बारे में क्या क्या कहा। कांग्रेस से संबंधित प्रमुख कथन, कांग्रेस से संबंधित प्रमुख कथन, कांग्रेस से संबंधित प्रमुख कथन। चलें आगे चलें, कांग्रेस से संबंधित प्रमुख कथन। सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले लिखिए सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। सबसे पहला पॉइंट करके लिखिए सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया? ये
और विलियम बैडरबर्न ने, है ना, याद रखिएगा। एक्चुअली ये क्या है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, इसमें नाम याद रखना। एक तो नाम आप याद रखेंगे कि ये किसने कहा, तो लाला जी ने, और एक याद रखिएगा किसने कहा, तो विलियम बैडरबर्न ने। विलियम बैडरबर्न ने कहा, याद रख लीजिएगा। क्या है ये सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, थोड़ा सा वो देखिए क्या है ये। पाइप देखा आप लोगों ने कभी, पाइप पानी का पाइप, नल वाला देखा है आशुतोष? फोन में नहीं देखना है, पानी का या कभी नल का पाइप देखा है ना। मान लीजिए कोई पानी का पाइप है ये, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, पानी निकल रहा है, ये पानी जा रहा है, और इसके अंदर एयर आ गई, यानी हवा चली गई, हवा चली गई। उस एयर को निकालने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारी जगह बीच में बड़े बड़े वॉल्व लगे होते हैं, देखा? बीच में बड़ी बड़ी पाइपलाइंस जो होती है, उनको जगह जगह बीच में वॉल्व दिए जाते हैं जिनमें से एयर निकलती रहे, ताकि वो पानी का जो रोटेशन है वो बराबर घूमता रहे। देखा आपने कभी, है ना? ठीक इसी तरह से विलियम बैडरबर्न और लाला लाजपत राय ये कह रहे थे कि भाई ये अंग्रेज है और अंग्रेजों के ऊपर भारतीयों का दबाव बढ़ रहा था। ये भारतीय हैं और ये अंग्रेज हैं, पाइप अंग्रेज हैं और अंदर जो पानी जा रहा है वो भारतीय हैं। भारतीयों का इनके ऊपर दबाव इतना ज्यादा था कि इन्होंने एक वॉल्व के तौर पर कांग्रेस की स्थापना कर दी हवा निकालने के लिए। हवा निकालने का मतलब क्या है कि अंग्रेजों का भारतीयों का दबाव बढ़ रहा था अंग्रेजों के ऊपर कि भाई हमारे लिए कुछ करो कुछ करो कुछ करो, तो इन्होंने बस एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पर कांग्रेस बना दी। लो तुम्हारे लिए कांग्रेस बना दी, अब मत बोलना हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते, देखो कांग्रेस बनाई है ना। तो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह जो है इन्होंने किसकी स्थापना की, कांग्रेस की स्थापना की। क्लियर है ये वाली बात? तो इसीलिए कहा जाता है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला जी और विलियम बैडरबर्न के द्वारा कहा जाता है। चले लिख लो, लाला जी और विलियम बैडरबर्न लिख लिया। चलो फिर लिखो, फिर लिखो, क्या लिखेंगे? याचना संस्था। किसने कहा? याचना संस्था कौन कहता है? तो याद रखिएगा बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। याचना संस्था कौन कहता है? तो बिपिन चंद्र पाल। याचना संस्था कौन कहता है? तो बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि यार ये कांग्रेस जो है कुछ भी नहीं है, भिखारियों की संस्था है। भिखमंगों की तरह अंग्रेजों के पैर पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं दे दो आजादी, दे दो कुछ तो दो, हर कुछ ही दे दो, थोड़ा तो काम करो हमारे लिए। तो भिखारियों की तरह याचना करते, उनसे विनम्रता पूर्वक काम करवाते, है ना। तो विपिन चंद्रपाल क्या कहते हैं? याचना संस्था। चले आगे, फिर लिखिए, लाइन ड्रॉप करिए और अगला फैक्ट लिखिए। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की नेक्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। अल्पसंख्यकों की संस्था, यह कौन कहता है? कौन कहता है? डफरिन। यह कौन कहता है? तो याद रखिएगा डफरिन।
डफरिन कौन है? उस समय का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए फिर लिखिए 3 दिन का तमाशा। 3 दिन का तमाशा। कांग्रेस के लोग पूरे साल में 3 दिन एक साथ बैठते, दिसंबर में 26, 27, 28, ताश वाश पत्ते वत्ते खेलते, ठंड के दिनों में अलाव जलाते। और तो याद रख लेना, ये 3 दिन का तमाशा कौन कहता है? तो याद रखना, अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं 3 दिन का तमाशा। अश्विनी कुमार दत्त ये क्या कहते हैं कांग्रेस के बारे में? 3 दिन का तमाशा, कि भाई साल में 3 दिन आते हैं, तमाशा करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। इसका मतलब कांग्रेस शुरू से नटों का काम करती थी, हैं, नाचने वालों की तरह। ऐसे ये कह रहे हैं कि 3 दिन का तमाशा, याद रख लेना। ठीक है, तो लगभग अपन ने देख लिए कितने पॉइंट? 4 पॉइंट देख लेना। ठीक है, तो प्रमुख कथन में ये 3-4 बातें और है जो कांग्रेस के बारे में इन्होंने कही है कि कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है, 3 दिन का तमाशा है, याचना संस्था है, या सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग कथन कहते हैं, अलग अलग समय पर, अलग अलग कारणों के कारण। ठीक है, चलो ये अपना टॉपिक पूरा हो गया कांग्रेस का। कांग्रेस में अब अपना कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो कांग्रेस को अपन ने पूरा पढ़ लिया, शुरू से लेकर अंत तक। एक बार पूरे कांग्रेस को पढ़ो, आपको समय दिया जाता है 1.5 मिनट का। 1.5 मिनट का समय दिया जाता है। आवाज नहीं करनी है। इधर नहीं, कॉपी में देखना है। अब आज ही आए हो? पहला दिन है? पहले आते थे? आज इस श्री गणेश जी आज इस मनाया? कोई नहीं, अपने बैठो, जो आज पढ़ाया वो देखो। हम भाई क्यों तनाव ले रहा है इतना? अरे बोलो मत रे, तुमसे काम तो होता नहीं है यार। तो बातें मत करो रे, मैं तुमको खड़ा करके अभी प्रश्न पूछूंगा 5-5 सबसे। हाँ जी,
हो गई बातें? चलो, काम करना, कांग्रेस को पूरा पढ़ना। कांग्रेस वाला टॉपिक अपना पूरा हो चुका है ना? इसमें कहीं कोई दिक्कत लगे आप लोगों को कि सर ये नहीं समझ आ रहा, तो दोबारा से पूछ लेना। अभी नहीं पूछोगे, बाद में पूछोगे तो एक प्रश्न के 2 रुपए लगेंगे, ठीक है? चलो सुनो, तो एक बार पढ़ लेना अभी जब तक टॉपिक चल रहा है तब तक, और कोशिश करना कि एक बार ये आपको बातें थोड़ी थोड़ी जो है वो याद रह जाए, है ना? कुछ एक बातें तो याद रह ही जाएगी, और घर जाकर थोड़ी मेहनत करना, मशक्क़त करना, और ऐसी एक चौकड़ी बनाने की कोशिश करना। एक बार बना लोगे तो उसमें से चीज़ें याद रह जाएगी। खानू बना लोगे, ठीक है? हैं? चलो, तो याद रखना, बनाना इसको तो ठीक रहेगा। चलो आगे, अगला टॉपिक है हमारा कौन सा? उदारवादी चरण। कौन सा चरण? उदारवादी चरण। उदारवादी चरण, हेडिंग डालो उदारवादी चरण। बहुत इजी है, बहुत छोटा है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। उदारवादी चरण, ठीक है? अब सुनो इधर, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन में 3 प्रकार की विचारधाराएं थी। नेशनल मूवमेंट में 3 प्रकार की विचारधाराएं। एक वो लोग हैं जो कैसे हैं, एक वो हैं जो कैसे हैं, उग्रवादी, उग्रवादी, और एक वो हैं जो कैसे हैं, गांधीवादी, ठीक है? महात्मा गांधी की विचारधारा से जो प्रेरित है वो। फिर देखो इधर, जब मैं उदारवादियों की बात करता हूं तो आपको ध्यान देना है, उदारवादी देखो शब्द से पता चल रहा है ना? उदार स्वभाव, उदारवादी। हम बहुत सारी बार कहते हैं कि बड़ा ही उदार स्वभाव का व्यक्ति है ना? क्या मतलब होता है उदार का? सलोनी जी बीच में नहीं बोलेगा कोई भी। उदार का मतलब क्या होता है? उधार नहीं, उदार। बताओ दीपशिखा, इंग्लिश मीडियम से हो हैं? मॉडरेट्स, अब बता दो। मॉडरेट्स, मॉडरेट जो लोग होते हैं ये बता दो। खुशी जी, यही नाम है आपका? हाँ। सोम, आपके पड़ोसी, स्वास्थ्य खराब और गरीब रहते जी। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, कोई अपने जैसे और ऐसे जैसे नहीं बताएगा, भोले स्वभाव के। हाँ ऐसे बोलो, भोले स्वभाव, उदार स्वभाव के। उदार स्वभाव का मतलब समझते हो? बहुत ही सरल स्वभाव के लोग। अपन नहीं कहते वो कितना भला आदमी था रे, बैठी हुई गाय को नहीं उठाया कभी, है कि नहीं? ऐसा भला स्वभाव का जो व्यक्ति होता है उसे उदारवादी कहते हैं, उदार स्वभाव का व्यक्ति कहते हैं। वे लोग जिनके स्वभाव में क्या है? क्या है? विनम्रता, ठीक है? उनकी भावना जो है वो भावना क्या है? विनम्र है। तो याद रखना, वे लोग जिनके स्वभाव में विनम्रता है, बहुत भोले लोग हैं, बहुत सीधे लोग हैं, है ना? अब मुझे बताओ, लोग बहुत भोले हैं, शासन अंग्रेजों का है, तो भोले लोग अंग्रेजों से आज़ादी की मांग कैसे करेंगे? मांग मांग कर, दे दो ना, थोड़ी तो आज़ादी दो, है कि नहीं? आप नहीं दोगे तो कौन देगा? आप ही तो एकमात्र सहारा, और आप भी ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? दो ना थोड़ा तो, ऐसे आज़ादी हम मांगते थे, है कि नहीं? तो ऐसे लोग जो विनम्रता पूर्वक आज़ादी की मांग करते थे,
है ना, किताब लेटर लिखते थे अंग्रेजों को। लेटर मतलब आजादी के लिए, और तुम कुछ और मत समझ लेना। लेटर, प्रभु आप क्या लिख रहे हैं? अरे टपोरे, टॉपिक डाल रहे हो? वाह, टॉपिक डाल लो, डाल दिया, पर नीचे एक और लाइन लिख लो ना, कोई बढ़िया लिखो। नहीं तो फिर ढुको ना थोड़ी, यार मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैं तो आता हूँ भागा हुआ दौड़ के आपके लिए, और आप जो बात ही नहीं सुन रहे हो। ऐसे अंग्रेजों से भारतीय लोग कहते थे, है ना, ये विनम्र स्वभाव। ठीक बात है, ऐसा ही होता था, है ना, कितनी विनम्रता से बात करते थे। हम तो आपके लिए आए हैं, आप ही नहीं सुनोगे तो कैसे काम चलेगा। अरे काम बढ़िया था, विनम्रता से लेटर वेटर लिखते थे एक दूसरे को, और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मांग करते थे। अंग्रेज भी ढीठ थे, एक बार कह देते कि लो कुछ करेंगे रे, कुछ करेंगे, वापस आना, जो वापस चले जाते। थोड़े आकरे पड़ते थे, आकरे पड़ते थे तो गुस्से के, है ना, उग्र स्वभाव। ना 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 ना, आक्रामक, आक्रामक स्वभाव के, डाकी तरीके के थे, डाकी। जो हाथ में, एक हाथ में जूता रखते थे, दो आजादी दो हमारी, दे दो इधर, है ना, ऐसे। तभी तो इस आक्रामकता में, यानी उग्रवादियों में 3 लोगों के नाम है। किसके? लाल, बाल और पाल, 3 लोगों के नाम है, लाल, बाल, पाल। तभी तो लाला जी ने कहा है, माफ करें, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस बात को सुनते ही आपको इसमें आक्रामकता नहीं लगती है? हाँ, क्योंकि ये उग्र स्वभाव के लोग थे। गांधीवादी विचारधारा बढ़िया थी, अच्छे लोग थे ये। ना 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 ना, महात्मा गांधी, तुम क्यों राहुल गांधी का नाम लेकर बेचारे महात्मा गांधी को परेशान कर रहे हो? गांधी जी ऊपर सोचते होंगे कोई भाटा वाटा फेंक जाता हो, मेरे से तो फेंक दूं इसके ऊपर तो। हाँ, मतलब गांधी जी मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने आपको शायद ये बात पहले भी बताई थी। कि एक व्यक्ति के तौर पर गांधी जी में कितनी भी बुराइयां हो सकती है ना, बताया था जब पिछली क्लास हुई थी आखिरी कभी। व्यक्ति की तौर पे गांधी जी में कितनी ही बुराइयां हो सकती है, लेकिन एक नेता के तौर पर उनसे बढ़िया नेता कोई नहीं। व्यक्तिगत बुराइयां तो सब में होती है जी, व्यक्तिगत बुराइयां किस में नहीं होती है? आप में नहीं है, मुझ में नहीं है, किसी और में नहीं है, किस में नहीं है? सब में है जी बुराइयां। व्यक्तिगत बुराइयां, चारित्रिक गुण तो सबके अलग अलग हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पर अगर एक नेता के तौर पर बात करें, एक प्रोमिनेंट लीडर के तौर पर बात करें, तो उसमें गांधी जी का कोई मुकाबला नहीं। गांधी जी को यह पता था किस समय अंग्रेजों की कहां पर नस दबानी है और कहां पर दबाने से कहां दर्द होगा, अपना काम हो जाएगा, इसलिए गांधी जी को पता था। बाकी 1.5 फसली आदमी, मेरे से भी दुबला पतला आदमी, पूरे अंग्रेजों को हिलाने की हिम्मत रखता है, इसका मतलब आदमी में कुछ तो दम होगा। आप फोटो देखो, 1.5 फसली आदमी है, 5 फुट 6 इंच का आदमी। मेरी लंबाई तो फिर भी 5 फुट 7 इंच है, वो तो 5 फुट 6 इंच के हैं। हाँ, मेरे से तो और दुबले पतले, उनके तो फसलियाँ गिन लो बोले इतने इधर, मेरे तो फिर भी इधर फसलियाँ गिनने में तो नहीं आती है। हाँ, लेकिन मेरे से दुबले पतले ही थे, फिर भी आदमी देखो आप, इसका मतलब पॉलिसीज बढ़िया थी, नीतियां बढ़िया थी आदमी की। गांधी जी की अहिंसा उसमें सबसे बड़ा शस्त्र था। तो इधर तो पूरा एक विचारधारा ही अलग हो गया, गांधीवादी। तो ये 2 प्रकार की विचारधाराएं जिसके बारे में आपको पता रखना है, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। अब मुझे बताओ, अगर उदारवादी कोई भी काम करेंगे तो इसका मतलब काम धीरे धीरे होगा। उग्रवादी कोई काम करेंगे तो उग्रवादी कब काम करेंगे? जब कोई ना कोई बड़ी घटना घटित होगी, तभी तो गुस्सा आएगा, है या नहीं? तो ध्यान रखना, इन कुछ चीजों को समझने के लिए ये आधार आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है खानू, चलो आगे चलो। तो उदारवादी के बारे में आपको याद रखना है, उदारवादियों के बारे में, कि ये लोग कैसे हुआ करते थे। तो विनम्र स्वभाव के लोग हुआ करते थे,
ठीक है, एक लाइन लिखो उदारवादी चरण में। उदारवादी चरण 1885 से 1905। 1885 से 1900। आप कॉपी वोपी नहीं लाते हो, इन पांडुलिपियों में लिखते हो हैं? तो फिर बाद में घर जाकर रजिस्टर बनाओगे इनका, तो बाइंडिंग करवाओ। तो पहले से बाइंडिंग वाले ही ले लो, या उसमें कोई दिक्कत? कोई बात नहीं जी, अपने हिसाब से जैसा ठीक लगे। बाद में चाहो तो आप पांडुलिपियों को ले जाना, चाहे उड़ा देना बाहर जाके, ठीक है। लिखो, यहां पर लिखो आप, है ना, यहां पर लिखो प्रारंभिक विचारधारा। प्रारंभिक विचारधारा, हाँ जी, जाग गए या अभी भी तबीयत ऐसे ही है? प्रारंभिक विचारधारा डैश करके लिखिए, विनम्र स्वभाव। प्रारंभिक विचारधारा, विनम्र स्वभाव, विनम्र स्वभाव। प्रारंभिक विचारधारा के आगे क्या लिखना है? विनम्र स्वभाव। यानी इनकी पहली जो विचारधारा थी वो विनम्र स्वभाव वाली थी। लाइन ड्रॉप करिए, फिर नीचे लिखिए, उदारवादियों का ब्रैकेट में लिख लें तो यहाँ कांग्रेस, उदारवादी कह दो या कांग्रेस कह दो, क्योंकि उदारवादी चरण कांग्रेस का ही हिस्सा है, ठीक है। उदारवादियों का ध्येय अस्पष्ट, अस्पष्ट, धुंधला, अस्पष्ट, धुंधला व संदिग्ध था। अस्पष्ट, धुंधला व संदिग्ध था। उदारवादियों का ध्येय अस्पष्ट, संदिग्ध व धुंधला था। संदिग्ध, संदिग्ध लिखना है क्या? अच्छा लिख दे फिर, ठीक है। संदिग्ध व धुंधला, डाउटेबल, डाउट करने लायक। अब ठीक है, चलो, संदिग्ध, अस्पष्ट व धुंधला था। चलें आगे, चलिए। हाँ जी, बातें हो रही है? नहीं तो अंग्रेजी में बता रहे हो, हिंदी में बता रहे हो? फिर ठीक है, चलो। संदिग्ध, अस्पष्ट और धुंधला था। मुझे बताइए, भोले लोग थे तो इनको वास्तव में नहीं पता था करना क्या है। इनको पता ही, इनका विजन ही क्लियर नहीं है। पहली बार जो तैयारी करने आता है उसको कुछ नहीं पता। उसको गांधी जी, ये उसको राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण जो है वो पढ़ना चाहिए। पहली बार कोई कोचिंग करने वाला आता है, उसको कुछ भी नहीं पता। पहली बार आए, ढंग की कोचिंग मिली, ढंग का मैटर पढ़ लिया तो ठीक, नहीं तो कोई ढंग का व्यक्ति मिला, पास बैठे तो भी ठीक। पहली बार व्यक्ति का उद्देश्य अस्पष्ट है, संदिग्ध है, उसको वास्तव में नहीं पता पढ़ना क्या है, करना क्या है। अपन जिसके पास बैठे हैं, क्या वास्तव में वो अपने को पढ़ने देगा कि नहीं देगा, है कि नहीं? ये सब चीजें आपको 1 या 2 परीक्षा के बाद खुद से पता लग जाएगी। मैं इसीलिए आपको हर बार कहता हूं कि कोचिंग पढ़ने से परीक्षाएं पास नहीं होती है। कोचिंग मनुष्य को जीवन में एक बार ही करनी चाहिए, और वो बढ़िया करनी चाहिए। फिर उसके बाद घर बैठकर, लाइब्रेरी में बैठकर, कहीं और बैठकर इनको रिवाइज करना चाहिए, जिससे आपको वो सारा मामला क्लियर रहे, ना कि बार बार कोचिंग करते ही रहो, है कि नहीं?
पता चले कि 2 साल पहले भी कोचिंग कर रहे थे, आज भी कोचिंग करो और 2 साल बाद भी किसी बैच में मिले कोचिंग इस कर रहा हूं। हाँ, और जिनके साथ जिन्हें मरने की कसमें खाई थी वो नौकरी लग गए। हाँ, अरे वो अभी भी ठाल ही से। सही बात है। इसीलिए खास तौर पर पीछे वाले जितने भी हैं, पीछे रह गए मैडम, आगे वाले सारे जैसा आपको ठीक लगता है। अरे पीछे गया तो पीछे ही देखा कौन है पीछे, ऐसा कौन है? अरे अपन सभी हैं, अपन सब एक जैसे हैं, अपन सब एक जैसे हैं। परीक्षा के बाद कोई किसी को नहीं पूछेगा, कोई कहीं नहीं आएगा, परीक्षा खत्म हुई सब अलग अलग है कि नहीं? तो परीक्षा ही उद्देश्य है तो फिर परीक्षा पे ही ध्यान दिया जाए, कहीं और ध्यान दिया ही क्यों जाए? है कि नहीं तरुण बाबू? नहीं, आप विनम्र हो, भोले हो, इसलिए कह रहा हूं, है ना? तो ध्यान पढ़ाई पर ही दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। कांग्रेस वालों का भी इस समय कुछ पता ही नहीं था उनको ध्यान कहां देना, तो हर कहीं हर कुछ ही कर रहे थे। तो अस्पष्ट, संदिग्ध और धुंधला था उनका उद्देश्य, उनको पता ही नहीं था उनको क्या करना। ठीक है, लाइन ड्रॉप करो फिर लिखो। लाइन ड्रॉप करो फिर लिखो। लिखो, इस समय आंदोलन थोड़े से, इस समय आंदोलन थोड़े से शिक्षित वर्ग, इस समय आंदोलन थोड़े से शिक्षित वर्ग, इस समय आंदोलन थोड़े से शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था, जो पाश्चात्य संस्कृति की विचारधारा, जो पाश्चात्य संस्कृति की विचारधारा जो पाश्चात्य संस्कृति की विचारधारा कौमा रूढ़िवादी विचारधारा से प्रभावित थे, जो पाश्चात्य संस्कृति की विचारधारा रूढ़िवादी विचारधारा से प्रभावित थे। विचारधारा से क्या थे? प्रभावित थे। ठीक है, एक बार लाइन को पढ़ो, क्या कह रहे हैं ये? पाश्चात्य संस्कृति की विचारधारा, एंशिएंट आइडियोलॉजी की बात कर लीजिए आप, या रेडिकल आइडियोलॉजी की बात कर लीजिए, उदारवादी विचारधारा की, रूढ़िवादी विचारधारा की बात कर लीजिए, है ना? मतलब इस समय जो जिन लोगों ने आंदोलन किया ना, वो बहुत बूढ़े लोग थे, उनकी विचारधारा भी बूढ़ी थी। और बूढ़े लोग कैसे होते हैं आप सभी लोग जानते हो, बूढ़े लोग कैसे होते हैं? जिज्ञासा जी जानते हैं बूढ़े लोग कैसे होते हैं? खोड़ले। हाँ, खोड़ले परेशान करने वाले बूढ़े लोग। क्योंकि बूढ़े लोगों को वो उम्र के उस पड़ाव में पहुंच जाते हैं कि उन्हें जीवन की हर परिस्थिति, हर स्थिति का ज्ञान होता है, इसीलिए उनको हमारी हर बातों में कमियां नजर आती है और हमको लगता है कि खोड़ला है। आदमी खोड़ला नहीं है, वो सही है। हम ये बात नहीं समझ पाते। हम ये बात तब समझ पाएंगे कब? जब हम उस उम्र के पड़ाव में होंगे। जब नहीं ये आपने बिल्कुल सही बात कही, जब हम भी खोड़ले होंगे तब, है ना? अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है, सुनिए।
आज आपको ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती होगी या बहुत ही बेकार लगती होगी। आज अगर आप कहीं जाते हैं और कोई पेरेंट्स जा रहे हैं, माता पिता, और उन्होंने अपने बच्चे को की पकड़ रखी है उंगली, ठीक है, और वो बच्चा जा रहा है, वो बच्चा पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, प्रश्न पूछता है खूब सारे। और बाई चांस आप उनके पीछे चल रहे होते हो तो आपको क्या लगता है कि खोड़ला छोरा है, हर कुछ ही पूछ रहा है, जैसे इसके घर वाले इसको अंट संट जवाब दे रहे हैं, हर कुछ ही है कि नहीं। उसने पूछा ये क्या है, ये हाबू है, ये क्या है, ये अच्छी चीज है, ऐसा हर कुछ ही कह देते हैं। वो तो बालक है, उसको कह दिया। अपने को लगता है कि यार माता पिता दोनों ऐसे ही हैं, इस बेचारे को अंट संट हर कुछ ही बता रहे हैं। लेकिन जब आप समय के उस पड़ाव में पहुंचेंगे और जब आप अपने आप को उस जगह पाएंगे तो आप भी वही जवाब देंगे जो आज वो पेरेंट्स दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं होगा, है या नहीं। तो मैंने क्या कहा, चीजें बदल जाती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो डोकरे खोड़ले नहीं हैं, वो अनुभवी लोग हैं, उन्होंने बहुत अनुभव लिया है, वो हमारी स्थिति परिस्थिति से ही आगे गए, है ना। इसीलिए कभी डोगरे के पास बैठा करो, किसी के पास बातें किया करो, उसका भी दिल खुश हो जाए, डोगरा एकदम राजी हो जाए। और फिर डोगरे के पास पैसे हो तो 500 की पत्ती निकाल के देख जा, मिट्टी गोली खाना, है कि नहीं। गाँव में तो ऐसे ही होता है। हाँ चलो ठीक, ऐसे ही ये सारे लोग थे। तो ये तो बूढ़े लोग थे, विचारधारा भी वैसी थी। तो ये बूढ़े लोग थे। बूढ़े लोगों को कभी भी देखना, वो लड़ना नहीं चाहते। कभी लड़ते हैं नहीं, बूढ़े लोग नहीं लड़ते, ना के बराबर। बूढ़े लोग केवल घर वालों से ही लड़ते हैं, बाहर वालों से डोगरे नहीं लड़ते। हाँ, बाहर वालों से नहीं लड़ते, उनका बड़ा पटकेगा, कोई भी कूटेगा, बढ़िया अपने घर वाले कोई कुछ नहीं कहता, सब अपने, है ना, ध्यान रखना। और बताऊं मैं एक बात, घर वालों को आपके एक उम्र के बाद उनको यह अनुभव हो जाता है कि अब आप लोग उनकी बात नहीं मानेंगे, आप लोग उनकी बात नहीं मानेंगे, तो वो आपको रोकना टोकना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि वो कितना भी कहें आप नहीं मानेंगे, क्योंकि उसी पड़ाव से तो वो निकल कर गए, इसीलिए वो रुक जाते, वो नहीं कहते किसी को कुछ भी, क्योंकि उनको पता है कुछ ज्ञान अनुभव से ही मिलता है, बातों से नहीं मिलता है कभी भी, है कि नहीं। इसीलिए डोगरे बढ़िया थे ये, हाँ, हाथा जोड़ी कर लिया करते थे। लिखो आगे, लिखो। इस समय नेता अपने विचारों को समाचार पत्रों इस समय नेता समाचार पत्रों व कांग्रेस के अधिवेशनों के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते, या अपनी बातें अंग्रेजों तक पहुंचाते, अपने विचारों का क्या करते, प्रचार प्रसार करते। हाँ जी, जनता को पता चलेगा जो अंग्रेजों को नहीं पता चलेगा। नहीं, अंग्रेज पढ़ेंगे ही नहीं समाचार पत्र, है ना। चलो, अरे जनता में सब चीज है, अब उसमें अंग्रेज भी आ गए, विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना। अब वो प्रचार प्रसार तो जनता के पास भी जाएगा, तो अंग्रेजों को भी पता चलेगा कि ये ऐसी मांग कर रहे हैं, है ना। ऐसा पत्र समाचार पत्र कह दो, कांग्रेस के अधिवेशन कह दो, ठीक है, प्रचार प्रसार
करते थे, बस प्रचार प्रसार करते थे, लिख दिया, बस फैला देते थे ये समाचार पत्रों के माध्यम से और इनके माध्यम से। फिर लिखो नीचे लाइन ड्रॉप करके, प्रमुख नेता, आखिर ये डोगरे थे कौन? शिवानी जी, उदारवादी नेता, प्रमुख नेता, है ना? चलो लिखो, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दिनसा वाचा, दिनसा वाचा, दिनसा वाचा आदमी का नाम है, दिनसा वाचा, बदरुद्दीन तैयब जी, दिनसा वाचा बदरुद्दीन तैयब जी, लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। बस कितने हो गए? 7, 7 हो गए, खूब है ना? हालांकि और भी बहुत सारे थे, पहले पहले जितनी भी लग रहे हैं सारे उदारवादी हैं। या तो कभी देख लेना, 2-4 नाम पूछ ले तो वाह, देख लिया जाए। चले, चलो, ये हो गई बात किसके बारे में? उदारवादी लोगों के बारे में। ठीक है, अब लिखिए, लिखिए, प्रमुख उपलब्धियां, प्रमुख उपलब्धियां, उदारवादी लोगों की प्रमुख उपलब्धियां। प्रमुख उपलब्धियां, लाइन ड्रॉप करो और एक फैक्ट लिखो, उदारवादी, उदारवादी, उदारवादी चरण में किए गए संघर्ष को, उदारवादी चरण में किए गए संघर्ष को, उदारवादी चरण में किए गए संघर्ष को, हाँ जी साक्षी जी क्या लिख रहे हैं? उदारवादी चरण में किए गए संघर्ष को ये लिख रहे हैं? नहीं, फिर ठीक है। उदारवादी चरण में किए गए संघर्ष को संवैधानिक संघर्ष कहा जाता है, को संवैधानिक संघर्ष कहा जाता है, को संवैधानिक संघर्ष कहा जाता है। चले, यानी आपको ध्यान रखना है, संवैधानिक संघर्ष किसको कहते हैं? तो उदारवादी चरण में किए गए जो कार्य थे इनके, उनको क्या कहा जाता है? तो संवैधानिक संघर्ष कहा जाता है। संवैधानिक क्या कहा जाता है? संघर्ष कहा जाता है। जो इन लोगों ने पहली बार जो काम किया उसको हमने संवैधानिक संघर्ष कह दिया। ठीक है, याद रख लेना। चलें आगे, चलिए अब इनकी उपलब्धियों में जो सबसे पहला पॉइंट है वो लिखिए आप, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रिटिश कमेटी ऑफ ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस,
नाम याद रखिएगा, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये इस समय में किया गया सबसे पहला एफर्ट था और काम का है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डैश करके लिखिए, ये कमेटी बनाई गई, ब्रिटिश कमेटी, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से। लिखिए कब स्टैब्लिश किया इसको, स्थापना कब किया इसका, है ना, गठन कब हुआ, लिखिए 1889। कब हुआ, 1889, 1889, 1889। कहां पर हुआ, लंदन। कहां पर हुआ, लंदन। फिर लिखिए संस्थापक, इसके संस्थापक कौन है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी और व्योमेश चंद्र बनर्जी। दादा भाई नौरोजी और व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये जो कमेटी बनाई गई ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की, है ना, कहां पर बनाई गई, ये लंदन में बनाई गई। इसके संस्थापक दो लोग थे और वो दो कौन थे, एक तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी और एक क्या याद रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये जो कमेटी है इसका एक न्यूज़पेपर था, एक पत्रिका थी, क्या नाम से, इंडिया के नाम से। किसके नाम से, इंडिया के नाम से। लिखो पत्रिका इंडिया। इनके द्वारा एक पत्रिका चलाई जाती थी और वो पत्रिका थी इंडिया। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके द्वारा एक पत्रिका चलाई जाती थी और वो पत्रिका कौन सी थी, इंडिया। पत्रिका कौन सी थी, इंडिया, याद रख लेना। इस उदारवादी चरण की बात करेंगे तो उदारवादी चरण में एक तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, ब्रिटिश कमेटी वाली, ये खूब सारी परीक्षाओं में पूछी जाती है ना, कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब होती है, तो क्या ध्यान रखना है आपको, 1889। कहां पर हुई, लंदन में। किसने की, दादा भाई नौरोजी और व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनका एक पेपर चलता था, वो कौन सा था, पत्रिका इंडिया नामक पत्रिका इनकी चलती थी। ठीक है, अब सुनिए, अगर मैं बात करता हूं मॉडरेट्स की, यानी मैं अगर बात करता हूं किसकी, उदारवादियों की। उदारवादियों के इस उपलब्धियों में तीन बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो उदारवादियों के प्रयास से 1886 में एक तो लोक सेवा आयोग बना, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, क्या बना, लोक सेवा आयोग बना, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक तो यह है। और इनके प्रयासों से क्या हुआ, तो 1892 में जो हमारा भारत परिषद अधिनियम बनाया गया, कौन सा अधिनियम बनाया गया, भारत परिषद अधिनियम जो बनाया गया, इस भारत परिषद अधिनियम के तहत भारतीय लोगों को क्या दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। किसका अधिकार, प्रश्न पूछने का। और एक बात और याद आपको रखनी है, 1896 सबसे इंपॉर्टेंट एक आयोग बनाया इनके द्वारा, वेलबाई आयोग। कौन सा आयोग बनाया, वेलबाई आयोग, कि लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा था, खर्चा हो रहा था, उसकी जांच करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक वेलबाई आयोग बनाया, याद रखना। ठीक है, ये वेलबाई आयोग बहुत सारी बार पूछा जाता है, तो देख लेना वेलबाई आयोग कब बना। जो तीन उपलब्धियां हैं उदारवादियों की जिनके बारे में बात करनी हमको, हमारा टॉपिक यही है कि इन तीन को पढ़ना। लेकिन इन तीन में बहुत बड़ा रोल है किसका, दादा भाई नौरोजी का। किसका, दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी का बहुत बड़ा रोल। इसीलिए थोड़ा सा 2 या 3 लाइन अपन दादा भाई के बारे में लिखेंगे, फिर उसके बाद इधर चलेंगे। ठीक है, लिखिए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी,
लिखिए, क्या कहते हैं दादा भाई नौरोजी को? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना? लिख लो, लिख लो, दादा भाई नौरोजी। अच्छे भाई थे ये, दादा भाई नौरोजी। लिखो, द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वयोवृद्ध व्यक्ति थे। अरे ग्रेट नहीं भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ रहा, ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो है ही है, ग्रेट लगा दोगे तो उनको बढ़िया लग जाएगा, मान है ऐसा। ठीक है, द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया लिखा। चलिए फिर लिखिए, फिर लिखिए, प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की। जो आप नेशनल इनकम की बात करते हो, वो नेशनल इनकम की गणना इन्होंने ही करना सिखाया लोगों को। पहले व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की क्या की? गणना की। याद रख लेना, राष्ट्रीय आय की गणना की। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना की, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगला फैक्ट लिखो। दादा भाई के बारे में एक बात और याद रखना, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया, धन निष्कासन का सिद्धांत। ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत। धन के निष्कासन का सिद्धांत। अच्छा, धन के निष्कासन का सिद्धांत कौन समझता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ मुझे कौन बताएगा? ड्रेन ऑफ वेल्थ मुझे कौन बताएगा? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी से रिलेटेड है। अच्छा ऐसा, आशुतोष, ड्रेन ऑफ वेल्थ, क्या नाम है आपका? प्रभु, क्या नाम बताया था? तारा, तारा, ताराचंद। तारा भी बढ़िया नाम है। कोई आपको देखकर गाना तो नहीं गाता, चंदा है तू, ऐसा तो नहीं गाता है कोई, या गाता है? हैं? आंखों का तारा तो कोई नहीं बोलता है। अगर कोई बोलता हो तो ध्यान रखना, क्या देना, तारे रात को ही दिखते हैं। हाँ, अरे मुझे तो दिन में भी चमकना है कि नहीं? चलो, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, दो बातें मैं आपको बताऊंगा, वो मुझे बताना आप लोग। दो सिचुएशन है, इट्स ए और दूसरी ए बी। समझना, पहले पूरी बात समझना है ना, समझना। ये क्या है? भारत में कौन है? किसान। किसान क्या करता है? खेती। खेती से ये मान लीजिए क्या इकट्ठा करता है? रॉ मटेरियल। खेती से ही आता है, और तो कहां से आएगा? ठीक बात। ये कच्चा माल कौन खरीद लेता है? ना ना ना, अंग्रेज। हेलो अंशुमन, क्या लिख रहे हो? क्या बोल रहे हो? अच्छा, स्टार बना रहे हो? स्टार फुलड़ा है?
अरे वाह, अच्छा वॉइस याद रखना है आपको ऐसा। हाँ, इधर देखो, समझो। अभी मैंने क्या बताया भाई, भारत की बात कर रहे हैं, भारत के किसान हैं, किसान खेती करते हैं, खेती से कच्चा माल आता है, ये अंग्रेजों को बेचते हैं। अंग्रेज इसे कहाँ लाद देते हैं और जहाज से लेकर इसे कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड। इंग्लिश, शनिवार है यार, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कभी इंग्लिश ऐसे करोगे यार। अब अगर कोई बोलेगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिर। चलो, नहीं बोलना होता है, दिल पे बहुत पत्थर रखना पड़ता है यार ऐसी बातें सुनने के लिए। चलो, इधर मजाक कर रहा हूँ, कोई सीरियस मत ले लेना। चलो, हाँ, इसको लेकर ये लोग कहाँ पर जाते हैं? इंग्लैंड, है ना। इंग्लैंड से ये इस कच्चे माल को फाइन गुड्स में डेवलप करते हैं, यानी बढ़िया वस्तुओं के तौर पर। फिर कहाँ आ जाता है? आपको एक सर्कल दिखा? कुछ दिखा? रोटेशन दिखा? मामला समझ आ रहा है इधर वाला? अब दूसरा वाला देखो, बी, है ना। चलो, ये क्या है? भारत में कौन? किसान। किसान क्या करता है? खेती। खेती से क्या आता है? कच्चा माल। अब सुनो, कच्चा माल कंपनी नहीं ले रही है, कच्चा माल कहां जाएगा? कहां जाएगा? फैक्ट्री। फैक्ट्री से ये कच्चा माल कहां पर आएगा? मार्केट में, दुकानों पर। दुकानों से ये सारा सामान कौन खरीद लेंगे? कौन खरीद लेंगे? भारत के लोग खरीद लेंगे। एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये है। अब इन दोनों में मुझे बताओ अंतर कहां पर है? अच्छा, दोनों में भारतीय लोगों को फायदा कहां होगा? अगर कोई बोलेगा बी तो पूछूंगा क्यों, कोई बोलेगा ए तो पूछूंगा क्यों। तो सीमा जी, आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? बी, बताइए क्यों? ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। एक बात आपने बढ़िया बताई है। अच्छा जी, और कौन है ए और बी में से? बी के साथ हाथ खड़ा करो। कमी से, अच्छी बात है। ए के साथ कौन है? तो ये किस पार्टी के हैं? हैं? दो ही पार्टियां होती है, या तो दूल्हे वाले या फिर दुल्हन वाले। तुम किस तरफ के हो? मायरे वाले? नहीं, तुम किस तरफ के हो? ये बीच वाले इधर है। ये, ये बढ़िया है, हैं? अच्छा, बैंड वाले हैं? अच्छा, बैंड देखा आप लोगों ने? सही सही बताना, कितने लोगों ने बैंड देखा है? सबने देखा बैंड? खुशी जी बैंड ही नहीं देखा? भगवान बजा रहा है जी, क्या ही देखें। सुनो, आप तो पहले, आप लोगों ने बैंड देखा है ना? बैंड में देखो 4-5 तरीके की वो पुपाड़ी होती है। देखा? वो तो एक अजीब ही तरीके की पुपाड़ी होती, बड़ी सी, है ना? देखा? वो कभी नहीं बजाता, वो कभी बजाता ही नहीं है। उसको रखा इसीलिए जाता है साथ में, ताकि देखने से लगे कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े आइटम है। हाँ, आप कभी विश्वास नहीं हो बैंड वाले के वहां जाना, कहना यार एक वो बड़ी सी पुपाड़ी ने एक बार उसमें से आवाज निकालना, आप सुनोगे कि ऐसी घटिया आवाज है तो ब्याह में कोई नहीं सुनता, लेकिन फिर भी दिल को बढ़िया लगता है कि इतने सारे लोग हैं, बाकी तो बढ़िया तो वो भी नहीं लगते हैं, है ना? लेकिन फिर भी लोग साथ तो रखते हैं ना। अब वो तो क्या पता कौन सा म्यूजिक दे रहे हैं, सही बात है कि नहीं? पर वाह, सुनने में बढ़िया लगता है। और सुनने में भी नहीं, हमको बढ़िया लगता है कि इतने पैसे दिए और देखो 15 के लोग आए और 15 तरीके के इंस्ट्रूमेंट, बोले काम 3 ही करते हैं उनमें से। हाँ, जिनमें एक तो वो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, सबसे पहले वो करता है कि नहीं करता? हाँ, तुम बैंड वाला जब भी आए गांव में एक बार पहले जाया करो, हाँ, और उससे बातें किया करो, उसको 2-3 ही गाने आते हैं। हाँ, अरे कभी कभी तो आप ये कहो
कि ब्याह में इधर तो दूल्हा तोरण मार रहा है और उधर से वो गाना गा दे, मेरे देश की धरती सोना उपजे, है जैसे युद्ध लड़ने जा रहा है कि नहीं? कभी आपको विश्वास नहीं हो, गाँव में बारातियों बैंड वालों के गाने सुना करो। हाँ, कर चले हम फिदा सुने कि नहीं सुने? अरे यार सुना करो। गाँव में 90% जो वास्तव में गाँव के हैं ना, जिनको गानों से कोई मतलब नहीं, जो अभी तक पूरी तरह से अटैच नहीं है मॉडर्न कल्चर से, उनके लिए कुछ भी गाने चल जाए उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? हाँ चलो ठीक। वैसे ही तुमको भी ये समझना है भाई इनमें मतलब क्या है ये। अब मुझे बी कौन बताएगा? और बताओ, बी वाला आंसर किसका है? आपका है। और बताओ इधर, हाँ इधर 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 पीछे, उधर वाले सोम आपके ग्रुप के, हाँ बताइए। आप हाँ ना 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 ना, आपके पीछे पीछे, शिवानी के पीछे है। कुछ भी बता दो जो आपका मन करे। ए या बी? बी वाला। बी वाले में और क्या बेनिफिट है? एक तो इन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु यहाँ से अगर रॉ मटेरियल अगर वो बाहर जाएगा देन वो डेवलप होकर आएगा फाइन गुड्स में, तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा होगा, पैसा लगेगा। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी पैसा देना पड़ेगा, तो वस्तु वैसे महंगी हो जाएगी। और मुझे बताओ आप, हमारे यहीं पर अगर होगा तो और क्या फायदा होगा? सीधा फायदा मिलता किसानों को। ठीक है, ये मैं जानना चाहता था। अरे फैक्ट्री होगी भारत की तो भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा, काम वही हो रहा है, लेकिन उनसे भारतीय लोगों को भी पैसा मिल रहा है और रोजगार मिल रहा है। दुकानों पर जाएगा, दुकानों को रोजगार मिल रहा है। भारत में जाएगा, भारतीय किसानों को कम दाम पर पैसा मिल रहा है। मतलब भारत का पैसा भारत के लिए ही काम आ रहा है। सही बात है, यहां भारत का पैसा भारत के लिए काम आ रहा है क्या? इसका मतलब ये भारत का पैसा बाहर ले जा रहे हैं, वास्तव में सही मायने में शोषण कर रहे हैं। यह है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। और इसीलिए इतिहासकार कहते हैं, बहुत अच्छे जो राइटर्स हैं वो अच्छे राइटर्स लिखते हैं कि अंग्रेज जो हैं गंगा नदी से पैसा सोख लिया करते थे और टेम्स नदी के किनारे छोड़ दिया करते थे। लंदन टेम्स के किनारे बसा हुआ है ना, पता है ना? हाँ, तो वहां ले जाकर, कहने का मतलब है हमारे यहाँ का कच्चा माल लेते और जहाज के माध्यम से लंदन ले जाते, वापस आते तो महंगा हो जाता। मतलब गंगा से ले रहे हैं और टेम्स नदी के किनारे ले जाकर डाल रहे हैं, शोषण हमारा कर रहे हैं, है या नहीं? ये कहलाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन के निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, एक डायमेंशन नहीं है, इसके बहुत सारे डायमेंशन है। ठीक है ना? कभी इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे चीजें तो थोड़ा सा आपको सही लगेगा। चलिए, चलिए, हाँ हाँ, नहीं 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 यार, सही कह रहे हो यार आप। मैं भी सोच रहा हूं, मैं भी गांधी जी की बातों से तो सहमत हूं, विदेशी वस्तुओं का त्याग करें और देसी वस्तुओं को अपनाएं। पर दिक्कत है ना, यहां देसी मिलता नहीं है मजाक कर रहा हूं। चलो आगे चलो, आगे मैं बताऊंगा आपको, जब असहयोग आंदोलन पढ़ाऊंगा तब ताड़ी बताऊंगा। ताड़ी पता है क्या बात है? अंशुमन कहां के हो? यहां का ताड़ी? कौन सी ताड़ी? ताड़ी 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 ताड़ी, अरे ताड़ी ताड़ी, हाँ हाँ हाँ, असहयोग आंदोलन 1920 का है, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू। चलो चलें आगे, यहां पर लिखिएगा धन निष्कासन का सिद्धांत लिखा क्या है ना? ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली बात लिख ली। फिर लिखो यहां पर प्रमुख पुस्तकें, एक किताब का नाम और लिखवा दूं, बस लिख लो प्रमुख पुस्तकें। क्या बोल रहे हैं दादा भाई? तो और किसकी पुस्तकें लिखोगे? अपन ने तो आज तक लिखी नहीं ना। ना दादा भाई नौरोजी, दादा भाई सबसे बड़ा भाई। हाँ दादा भाई छोटा मोटा आदमी नहीं है,
नाम ही दादा भाई है। हाँ, याद रख लेना। चलो लिखो सबसे पहले, इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया, DEBT, इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया, टू इंडिया। ठीक है, लाइन ड्रॉप करिए, फिर लिखिए पॉवर्टी, पॉवर्टी, हाँ सेकंड बुक है पॉवर्टी। ये इंग्लैंड की जगह सुन लीजिए, एक और बात जो मैं यहां लिखवाना चाह रहा था, एक्चुअली मैं भूल गया, सुनो दोबारा। ये इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया नामक एक किताब लाला जी ने भी लिखी है। किसने लिखी है? लाला जी। लाला जी कौन? लाजपत राय। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इंग्लैंड नहीं, इंग्लिश होना चाहिए, यहां पर इंग्लिश डेप्थ टू इंडिया होना चाहिए। तो इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया लिखा, वहीं पर इंग्लैंड के आगे पीछे ऑब्लिक लगाकर इंग्लिश भी लिख दो, ज्यादा सही इंग्लिश है, ऐसा मॉडर्न राइटर्स कहते हैं, है ना, इंग्लिश डेप्थ टू इंडिया। हाँ, वो एक अलग मसला है कि कभी एग्जाम में नहीं हो इंग्लिश और इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया लिखा हो और लाला जी नहीं हो, तो दादा भाई को तो करना ही है, सबसे बड़े भाई हैं, है ना। फिर लिखो पॉवर्टी यानी गरीबी, है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा। ये किताब भी है दादा भाई नौरोजी की, दो ही किताबें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो इनके आगे, जैसा फुलड़ा तुमसे बनता है वैसा बना लो आगे और कर लो। चलें आगे, चलो समय हो गया है आज का अपना, ठीक है, कल फिर मिलेंगे जीवन के किसी मोड़ पर, आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मौज उड़ाओ।